गोरी साली ने मनाई जीजा के साथ सुहाग रात। मनीषा और तनु दोनों बहनें थीं जो सिर्फ अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। उनके बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। तनु, आज मनीषा को अच्छे से तैयार कर देना, आज इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। व्हाट? मैं इन्हें तैयार नहीं करूंगी। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं, हमेशा ही इसका मुंह बना ही रहता है। ज्यादा मत बोलो, मेरे सर पर कोई सींग नहीं है जो मैं बेवजह मुंह बनाऊंगी। तो फिर बात क्या है? मनीषा, तू बता। सच में मुझे नहीं पता माँ। अरे आपकी ये काली शक्ल क्या काफी नहीं है किसी को गुस्सा दिलाने के लिए? आपका चेहरा ही मेरे खराब मूड की वजह है, समझ आई आपको? ओहो, मैं तो रोज रोज की इन्हीं बातों से तंग आ गई हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों का क्या होगा। सावित्री ऐसे बोलकर चली गई। मनीषा भी कमरे से बाहर आ गई कि तभी कमरे का सामान फेंकते हुए तनु बोली, ये सब क्या है? मैं इतनी खूबसूरत और हॉट हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कोई रिश्ता नहीं आता। बस दीदी के लिए ही रिश्ते वाले आते हैं। तनु ऐसे बोलकर रोने लगी। कुछ देर बाद लड़के वाले मनीषा को देखने आ गए। घर में बड़ी चहल पहल सी हो रही थी। जानती हूँ मेरी काली बहना के लिए किसी काले कलूटे का ही रिश्ता आया होगा। तनु ऐसे बोलकर अपने जीजू को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं क्यों इस काली के होने वाले पति को देखने के लिए इतनी उतावली हो रही हूँ? होगा कोई मेरी बहन के ही टाइप का। कौन सा इसे रणबीर कपूर मिल जाएगा? तनु ऐसे बोलकर अपने चेहरे को चादर से ढककर सो गई। वो अपनी बहन की होने वाली ससुराल वालों से मिलने भी नहीं गई। तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा का रिश्ता अनिल के साथ पक्का हो गया। आपकी बेटी बिल्कुल कोयल के समान है। मैं तो इसकी मीठी बोली पर फिदा हो गई। बहन, अब बस जल्दी से इसे मेरे आंगन भेज दो ताकि मैं ये बोली रोज सुन सकूं। जी जी जरूर। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। मनीषा भी अपनी ससुराल देखकर बहुत खुश थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और मनीषा की अनिल से शादी का दिन आ गया। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बोरिंग सी शादी को अटेंड करना ही पड़ेगा। तनु बिल्कुल बेदिली से अपनी बहन की शादी में गई। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सेहरे से चेहरा ढके हुए अनिल की मनीषा से शादी हो गई और अब जूता चुराई का समय आया। देखिए, मुझे ज्यादा ड्रामा नहीं करना है। आप जल्दी से मुझे मेरा नेक दे दीजिए। तनु की बात सुनकर अनिल थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपना सेहरा चेहरे से हटा दिया। लगता है हमारी साली साहिबा में बहुत ही ज्यादा नखरा है। अनिल की बात सुनकर तनु ने उसकी तरफ पलट कर देखा। उसे देखते ही तनु की आंखें चार हो गईं, क्योंकि अनिल उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो गोरा चिट्टा लंबे कद का एक सुंदर आदमी था। क्यों, हमने सही कहा ना साली साहिबा? ऐसे बोलकर अनिल ने तनु के हाथ को छूते हुए उसे नेक दिया और उसकी तरफ को थोड़ा मुस्कुराया। अनिल को अपनी काली पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। तनु को देखते ही उस दिन से अनिल तनु के ख्यालों में रहने लगा। शादी के लगभग एक हफ्ते बाद सावित्री और तनु मनीषा के ससुराल आई। आइए आइए, आपका बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई। मनीषा, जा अपनी माँ और बहन के लिए कुछ खाने को लेकर आ। जी माँ, अभी लाई। दोनों समधन आपस में बातें करने लगी कि तभी सीढ़ियों से अनिल उतरकर नीचे आया। अरे, यहाँ तो हॉटनेस की देवी बैठी हुई हैं। अनिल ने अपने बालों को सेट किया और जाकर अपनी सास को नमस्ते बोला। अरे साली साहिबा, आप भी आई हो? अरे, आप तो यहाँ बैठे हुए बोर हो गई होगी ना। चलो, मैं तुम्हें मेरा कमरा, मेरा मतलब हमारा घर दिखाता हूँ। श्योर। तनु अनिल के साथ चली गई। अनिल ने उसे सबसे पहले अपना गार्डन दिखाया और फिर वो उसे सभी जगह दिखाकर छत पर लेकर पहुंचा। ये हमारी छत है। बहुत बड़ी है। तनु छत देख ही रही थी कि तभी अनिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी? कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी इस खूबसूरती का राज क्या है? मेरा मतलब, तुम अपनी काली बहन के आगे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे हमेशा से ही तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी। ओह, तो ये बात है। मेरे जीजा मुझ पर ही डोरे डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे डाले हुए डोरों में तुम बन जाओ और मेरी हो जाओ।
अनिल की बातें सुनकर तनु उसकी तरफ मुस्कुराने लगी कि तभी छत पर मनीषा आ गई। आप दोनों यहाँ? हाँ, वो मैं साली जी को अपना घर दिखा रहा था। अच्छा, तनु आकर चाय नाश्ता ले लो। तनु अपनी बहन की तरफ जाने लगी। जाते जाते उसने अपने जीजा का फोन लिया और छिपकर उसमें अपना नंबर लिख दिया। टाइम मिलते ही कॉल करना। फिर क्या था, साली और जीजा में उसी दिन से चक्कर चलना शुरू हो गया। जब भी घर में कोई नहीं होता अनिल तनु को बुला लेता और वो दोनों साथ में खूब टाइम स्पेंड करते। तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की अनिल? अब भी तो हम शादीशुदा जिंदगी का ही अनुभव कर रहे हैं। सही कहा। वो दोनों ऐसे ही कभी एक साथ फिल्म देखने जाते तो कभी डेट पर। ऐसे ही सिलसिला जारी था और किसी को इस बात की खबर भी नहीं थी। एक दिन तनु अनिल से मिलने आ ही रही थी कि तभी उसने अनिल को गार्डन में बैठकर किसी से बातें करते हुए सुना। हाँ यार, मेरी अपनी बीवी को छोड़कर पूरी 4 गर्लफ्रेंड है। उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल है। बस तनु ने इतनी ही बातें सुनी और वो रोते हुए घर आ गई। उसे अपने जीजा पर गुस्सा भी आ रहा था। अब देखना मैं किस तरह तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी अनिल जीजू। तनु ने अनिल की अकल को ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। और एक दिन, मनीषा बहू, आज गोपाल जी के मंदिर में बहुत ही बड़ी पूजा का आयोजन है, चल हम भी उसमें शामिल होने चलते हैं। ठीक है। मनीषा और शांति पूजा में जाने की तैयारी करने लगी। उन्हें देखते ही अनिल खुश हो गया और उसने तनु को घर में बुला लिया। आज सुबह से शाम तक बस हम दोनों ही इस घर में हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अनिल तनु की आंखें बंद करके उसे अपने कमरे तक ले गया। उसने कमरे को लाल लाल गुब्बारों और फूलों से सजाया हुआ था। आज हमारी सुहागरात होगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अनिल ने तनु को एक शॉर्ट ड्रेस दी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनिल ऐसे बोलकर जैसे ही तनु के करीब आया उसने उसे जोरों का एक थप्पड़ मारा। ये क्या बदतमीजी है? तुम इसी के लायक हो। अरे मुझे तो लगा था कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के मक्कार और नीच इंसान हो। तेरी इतनी हिम्मत! अनिल जैसे ही तनु की तरफ बढ़ा तभी दरवाजा खोलकर शांति और मनीषा अंदर आ गई। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। शांति ने गुस्से में आकर अपने बेटे की चप्पल से खूब पिटाई की। मुझे माफ कर देना दीदी और आंटी जी, मैं अभी बहक गई थी, लेकिन वो तो शुक्र है कि इस धोखेबाज का पर्दा पहले ही फाश हो गया। ये मेरी ही तरह न जाने कितनी जिंदगियों से खेल रहा था। मुझे तो तुझे बेटा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज के बाद अगर मैंने फिर कभी ऐसी हरकत देखी तो मैं तुझे जिंदा ही मार दूंगी, समझा? हाँ, मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई माँ जी। अगर आज मेरी बहन और इनके बीच कुछ हो जाता तो मेरा तो पूरा अस्तित्व ही मिट जाता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर, शांति ने अपनी बहू को समझाया। उस दिन के बाद से अनिल ने किसी भी लड़की की तरफ देखना बंद कर दिया। ऐसा करने से उसे अपनी पत्नी की बातें अच्छी लगने लगी। अब अनिल पूरी तरह से सुधर गया था। इस घटना के बाद से तनु और मनीषा के बीच की दरार भी भर गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दीनानाथ कुमार और महेंद्र प्रताप दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे। कुछ सालों में दीनानाथ कुमार ने नए मुकाम को हासिल कर लिया था। अब उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसे सब थे। वहीं महेंद्र प्रताप एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति बनकर रह गया। एक दिन दीनानाथ कुमार कहता है, हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। तू जानता है ना, हमने एक वादा किया था, तो अब मैं तेरे दोनों बेटों को, अपनी दोनों बेटियां निकिता और पारुल को हमेशा के लिए तुझे सौंप रहा हूँ। मुझे याद है वो वादा, याद है। पर क्या तेरी दोनों बेटियां मेरे छोटे से घर में रह पाएंगी? क्योंकि तूने तो उनको ऐशो आराम वाली सारी चीजें दी हैं। तू इसकी फिक्र मत कर, शादी की तैयारी कर, मैं अपनी बेटियों को समझा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, आखिर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। दीनानाथ कुमार घर जाकर अपनी दोनों बेटियों की शादी का फैसला बताता है, जिससे वह ऐतराज करती हैं। डैडी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम मिडिल क्लास फैमिली की बहू बनेंगे? अरे हमारा कोई क्लास है, रुतबा है, वी कैन नॉट एडजस्ट। यस डैडी, हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। तो आप हमारी क्यों इतनी गरीबी वाली जगह पर शादी कर रही हैं? क्यों आपने ऐसा प्रॉमिस किया?
देखो, मेरा दोस्त और उसके परिवार वाले सबका स्वभाव बहुत अच्छा है और मैं अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं हूँ। हम दोनों ने जो वादा किया था उसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है डैडी, अगर आपकी ये जिद है तो ठीक है, आपके कहने पर जबरदस्ती शादी कर लेंगे, पर रहेंगे अपने तरीके से ही। अगले महीने ही दीनानाथ कुमार अपनी दोनों बेटियों की शादी महेंद्र प्रताप के बेटे राघव और जितेंद्र से करवा देता है, जहां सास कविता अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती हैं। आओ बच्चों, आओ अंदर आओ, अब से ये तुम दोनों का ही घर है। ओ गॉड, ये घर कितना छोटा सा है, पता नहीं हम दोनों बहन यहाँ पर कैसे रहेंगी। वही तो, पता नहीं यहाँ एसी वगैरह भी है या नहीं। पारुल, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी, और आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे ही कह देना। हम दोनों बहुत थक गए हैं, क्या अपने रूम में जा सकते हैं? हाँ हाँ बहू, जाओ। सभी अपने रूम में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू बहुत देर तक सोती रहती हैं। बेटे तैयार होकर माँ के पास जाकर नाश्ता मांगते हैं। माँ, जल्दी से आप कुछ बना देती, क्योंकि निकिता तो सो रही है। क्या दोनों बहू अभी तक नहीं जगी हैं? उन्हें पहली रसोई में सबके लिए मीठा बनाना है। शालू बेटा, तू अपनी छोटी भाभी को जगा जाकर, मैं बड़ी के पास जाती हूँ। ठीक है माँ। सास और नंद दोनों को जाकर जगाती हैं। अरे क्या हुआ, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? नींद आई है मुझे। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, दोनों बेटों को ऑफिस जाना है, जल्दी से मीठा बना लो। ओह गॉड, ये भी हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहू रेडी होकर रसोई में आ जाती हैं। माँ जी, हमें हलवा बनाना नहीं आता है। आप जानती है ना, हम कितने बड़े घर से आए हैं, वहाँ हमने काम नहीं किया, और यहाँ पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा, नौकर की तरह। अरे तुम दोनों बहू चिंता मत करो, मैं बताती हूँ, बस वैसा वैसा करते जाओ। एक कढ़ाई में घी को और सूजी भून दो, सुनहरा होने तक। ठीक है माँ जी। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से ही गर्मी लगना शुरू हो गई है, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाएं। भाभी, मैं आपकी थोड़ी हवा कर देती हूँ। फिर नंद शालू दोनों भाभी की एक हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है और दोनों पहली रसोई का मीठा तैयार कर लेती है, जिसे सब बैठकर खाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये खाना बहू ने बनाया है। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम दोनों का शगुन। और ये मेरी तरफ से। ये क्या, इन लिफाफे में तो बस 500 रुपए का नोट है। इन गरीब फैमिली से भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही तो, इन्हें तो हम पलक झपकते ही खर्च कर दिया करते थे। कोई बात नहीं पारुल, लेकिन अब तुम्हें यहाँ के माहौल में ढलकर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे में नहीं रह सकती ना। हाँ, ये कहकर दोनों चली जाती हैं। पिताजी, मैंने आपको मना किया था कि बचपन के वादे को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों लड़की यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। देखिए अब क्या हो रहा है। राघव, जितेंद्र बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, दोनों बहू को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, खाना खा लिया। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। वक्त गुजरता है। दोनों अमीर घर की घमंडी बेटियां थीं, जो कि एक मिडिल क्लास ससुराल में रह नहीं पा रही थी। ससुराल वाले उन दोनों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन शालू निकिता से कहती है, भाभी, आप ये कौन सी क्रीम लगा रहे हो? मुझे भी बता दो ताकि मेरी स्किन भी ग्लो करे। तुम जैसी काली लड़की ये क्रीम लगा भी मत लेना, तो भी कोई असर नहीं होने वाला, समझी? और ये क्रीम भी बहुत महंगी है, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम लगा पाओ। भाभी, अगर आपको नहीं बताना तो ठीक है, कम से कम बेइज्जती तो मत कीजिए। ये सब होता हुआ जितेंद्र देख लेता है। वो कुछ कहता है, उससे पहले राघव हाथ पकड़ लेता है। इनके आपस का मामला है, जाने दो। कुछ देर बाद कविता अपनी बहू को अचार डालने को कहती है तो वो दोनों भड़क जाती हैं। माँ जी, हम इतने बड़े घर की लड़कियां हैं और आपके घर ये मिर्च मसाले का काम करेंगे, मतलब हम यहाँ अचार डालने आए हैं? मेरी माँ जी, हमसे ये फालतू के काम करने के लिए बिल्कुल मत बोला करो आप। वही तो माँ जी, हम दोनों आपको कितनी बार बोले कि हम यहाँ नौकर बनने नहीं आए हैं, तो ये घर के काम खुद ही निपटा लिया करो। कोई बात नहीं बहू, मैं कर लूंगी। और मुझे शॉपिंग करनी है, अपना मेकअप प्रोडक्ट लाना है, तो थोड़े पैसे दे दीजिए। मुझे भी।
ये सुनकर कविता पैसे गिन कर देती है कि पारुल सास के हाथ में से सारे पैसे छीन लेती है। सारे पैसे दे दीजिए, 2 500 के नोट से हमारा क्या होगा? पर बहू ये राशन के पैसे थे, अपने दोनों बेटों से आप और पैसे मांग लेना। ऐसा कहकर दोनों बहू शॉपिंग करने चली जाती हैं। वहीं सास और नंद घर का काम संभाला करती थी। एक दिन पारुल शालू से अपनी महंगी साड़ी धुलवाती है जिसके धागे निकलने लगते हैं। शालू, तुमने मेरी साड़ी जानबूझकर खराब कर दी ना? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत प्यार से आपकी साड़ी धोई है। इस साड़ी का कपड़ा ही ऐसा है कि धागे निकल ही जाते हैं। आपको यकीन नहीं है तो किसी और से पूछ लो। बहुत जुबान चलने लग गई है इसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ तेरे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। हाँ, देखती जा। अगले दिन पारुल रसोई की गैस को ऑन करके बाहर आ जाती है। अरे शालू, सुनो जरा, मेरे और दीदी के लिए पास्ता बना दो। वो क्या है ना, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है भाभी, मैं अच्छा सा पास्ता बना देती हूँ। शालू रसोई में चली जाती है। वहीं दोनों बहनें हंस रही होती हैं। तभी जितेंद्र आ जाता है। ये क्या, मुझे गैस की बदबू आ रही है। पारुल, वो शालू कहाँ है? मुझे कुछ बात करनी है। होगी यहीं कहीं, आप जाकर देख लो। कहीं वो रसोई में तो नहीं है? जितेंद्र भागता हुआ रसोई में जाता है और शालू के हाथ से लाइटर छीनकर फेंकता है और गैस बंद कर देता है। शालू, तू पागल है? तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा? बाहर चल यहाँ से। पर भैया, हुआ क्या? आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? पारुल, माँ, सब लोग बाहर आइए। क्या हुआ बेटा? एक बात बताओ पारुल, क्या तुम मेरे घर वालों से मेरी बहन से इतनी नफरत करती हो कि उसकी जान भी लेने के लिए तैयार हो गई? गैस सिलेंडर लीक कर दिया। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो क्या होता? आखिर किस चीज की कमी होने दी है मैंने तुम्हें या भाई ने निकिता भाभी को? फिर भी आप दोनों ने इस घर को अपना नहीं समझा, इसीलिए बहुत हो गया। अब हम दोनों आप दोनों को डिवोर्स दे देंगे। सोचा था सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। मैं नहीं जानता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। तुम दोनों ने माँ और शालू को इतना परेशान किया, फिर भी हमने माफ किया कि वक्त रहते सुधर जाएंगे, पर नहीं। तभी दोनों बहनों को ये बात सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और हाथ जोड़कर कहती हैं, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम दोनों पैसों के लालच में अंधे हो गए थे, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जितेंद्र, दीदी, माँ जी, हम दोनों को एक आखिरी मौका देकर माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का पछतावा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मौका। उस दिन के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो सबका बखूबी ख्याल रखती हैं और धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती हैं।